एक छोटे से गांव में एक खुशहाल परिवार रहता था। पिता राम प्रसाद, उनकी पत्नी सीता और उनकी प्यारी बेटी गुड़िया। जिंदगी बहुत सुकून से चल रही थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन सीता बहुत बीमार पड़ गई। राम, मेरी गुड़िया का ध्यान रखना, उसे कभी अकेला मत छोड़ना, वो बहुत नाजुक है, तुम्हारे बिना वो टूट जाएगी। ऐसी बातें क्यों करती हो सीता? मैंने कहा ना, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। और वैद्य जी ने भी तो कहा था कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। और हमारी गुड़िया भी यही आस लगाए बैठी है कि तुम ठीक हो जाओ। नियति, तुम्हारा बहुत बड़ा इम्तिहान लेने वाली है राम, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है तुम हार नहीं मानोगे। तुम एक बहुत अच्छे पिता हो। जिस तरह तुमने इतने वर्षों से हमारी गुड़िया का ख्याल रखा है, उसी तरह मेरे जाने के बाद भी उसका हर पल ध्यान रखोगे। उसे कभी अकेला महसूस नहीं होने दोगे, उसे मेरी कमी कभी महसूस नहीं होने दोगे। चुप हो जाओ, दोबारा से ऐसी बातें मत करना। देखता हूँ कौन मेरी परीक्षा लेगा। मेरे लिए तो तुम ही मेरा जीवन हो। तुम्हें किसी भी हाल में ठीक होना ही पड़ेगा। अगर तुम ठीक नहीं हुई तो मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। लेकिन कुछ ही दिनों में सीता इस दुनिया को छोड़कर चली गई। रामप्रसाद चुपचाप झोंपड़ी के बाहर खड़ा था। उसकी आंखें आसमान पर टिकी थीं, जैसे किसी जवाब की तलाश में हो। उसकी पलकों पर ठहरी नमी धीरे धीरे आंसुओं में बदल गई। उसे अपनी पत्नी सीता की याद आ रही थी, वो यादें जो अब सिर्फ दर्द बनकर रह गई थीं। हे ईश्वर, ये आपने क्या कर दिया? आखिरकार मुझसे मेरी पत्नी सीता को क्यों छीन लिया? अगर मेरे बारे में नहीं तो मेरी उस छोटी सी बच्ची के बारे में सोचा होता। आखिर उस फूल जैसी बेटी ने आपका क्या बिगाड़ा था? क्यों छीन लिया आपने उससे उसकी माँ को? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। रामप्रसाद अब बहुत परेशान रहने लगा था। वो काम पर तो जाता था, लेकिन उसका पूरा ध्यान बस अपनी बेटी पर ही रहता था। हर पल उसे अपनी पत्नी सीता की कमी खलती थी। रास्ते में रामप्रसाद को गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति मिलते हैं। अरे राम प्रसाद, कैसे हो बेटा? आज बहुत दिनों बाद मैं तुम्हें यहाँ देख रहा हूँ। अरे नहीं काका, मैं तो यहाँ से रोज़ ही गुजरता रहता हूँ। दरअसल मुझे मेरी बेटी गुड़िया की फिक्र होती है। न जाने वो किस हाल में रहती है जब से उसकी माँ हमें छोड़कर गई है। गुड़िया का तो हाल बेहाल हो रखा है। बस मुझे उसी की फिक्र सताई रहती है। हाँ, सो तो है। आखिरकार गुड़िया इतनी छोटी बच्ची है, उसे एक माँ की तो ज़रूरत होगी ही। देखो राम प्रसाद, अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर है। मेरी सलाह मानो तो तुम दूसरा विवाह कर लो। दूसरा विवाह कर लोगे तो फिर गुड़िया को दूसरी माँ मिल जाएगी। ये आप क्या कह रहे हैं काका? दूसरा विवाह? नहीं, दूसरे विवाह के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। मैंने अपनी पत्नी सीता से वादा किया था कि जीवन में कभी किसी और से शादी नहीं करूँगा। हम दोनों साथ में ही इस दुनिया को छोड़कर जाएंगे। परंतु उसने मुझे धोखा दे दिया। बचपना करने का वक्त नहीं है बेटा। अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम दूसरा विवाह नहीं करोगे तो तुम्हारी बेटी का भविष्य बिगड़ जाएगा। वो छोटी सी बच्ची जीवन भर सदमे में रहेगी। तुम एक पिता हो और यही तुम्हारा फर्ज है। अपनी छोटी सी बेटी गुड़िया के भविष्य के लिए रामप्रसाद ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने शांता नाम की एक महिला से दूसरा विवाह कर लिया। शांता का स्वभाव गुड़िया के प्रति बेहद कोमल और स्नेह भरा था। धीरे धीरे समय बीतता गया और गुड़िया भी शांता के प्यार में घुलती चली गई। गुड़िया, तुझे और पुड़िया दूं क्या? अच्छी बनी है ना? तेरे पिताजी बता रहे थे बेटा कि तुझे चावल के आटे की पुड़िया बहुत पसंद है, इसलिए
तेरे लिए खास बनाई है मैंने। हाँ माँ, बहुत अच्छी बनी है, पर अब मैं और नहीं खा पाऊंगी। अगर और एक पूड़ी ली ना तो मेरा पेट फूट जाएगा। आपने पहले ही मुझे बहुत सारी पूड़ियाँ खिला दी हैं। सच में बहुत स्वादिष्ट है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मेरी माँ बनाया करती थी। बस यही सुनना चाहती थी मैं। अब मैं कल तेरे लिए कुछ और भी अच्छा बनाऊंगी। अरे पिताजी, आज तो बारिश भी नहीं हुई, फिर भी आपके कपड़े भीग कैसे गए? हाँ बेटा, दरअसल आज मुझे कुएं की खुदाई करनी थी, उसी के चक्कर में मेरे ये पूरे कपड़े भीग गए। वैसे तुम बताओ, तुम्हारी नई माँ तुम्हें अच्छी लग रही है ना? वो तुम्हारा ख्याल तो अच्छे से रख रही हैं। मुझे बताओ बिटिया। हाँ पिताजी, वो दूसरी माँ बहुत अच्छी है। माँ की तो बहुत याद आती है, परंतु दूसरी माँ, वो भी मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखती है, मेरी हर कमी को समझती है। हाँ चलो, बहुत अच्छी बात है। ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। नई माँ तुम्हारा अच्छे से ख्याल रख रही है, मुझे यही उम्मीद थी। और तुम भी अपनी दूसरी माँ को ज़्यादा परेशान मत करना, उन्हें तंग मत करना। अभी उन्हें पता नहीं है कि गुड़िया बिटिया कितनी शरारती है। परंतु राम दिन भर मानो सिर्फ गुड़िया के लिए ही मेहनत करता था। शाम होते होते शांता का मन बहुत उदास हो जाता था। उसे लगता था जैसे वह इस घर में होते हुए भी कहीं खो गई हो। राम ने उसे कभी एक पत्नी का वह सम्मान नहीं दिया जिसकी वह हकदार थी। धीरे धीरे उसके दिल में ये बात घर करने लगी कि उसका जीवन शायद सिर्फ गुड़िया की देखभाल करने और एक नौकरानी बनकर रह जाने के लिए ही है। ऐसी ही एक दिन की बात है। शांता अपनी माँ से मोबाइल फोन पर बातें कर रही थी। कुछ भी ठीक नहीं है माँ, मेरा जीवन तो मानो बर्बाद ही हो गया है। आपने जिस व्यक्ति को मेरे पति के रूप में चुना, वो मुझे बिल्कुल भी सम्मान नहीं देते। आपने कहा था विवाह के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ माँ, कुछ भी नहीं। हाँ, ये सच है कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती थी। मुझे लगा था यहाँ मुझे एक बेटी मिलेगी जिसे मैं पाल सकूंगी और एक माँ होने का सुख महसूस कर पाऊंगी, लेकिन यहाँ तो मुझे एक पत्नी के रूप में कोई सम्मान ही नहीं मिलता। मैं बस एक नौकरानी बनकर रह गई हूं इस घर में। शाम का वक्त था। शांता रसोई घर में खाना पका रही थी। तभी वहां पर गुड़िया आती है। अरे वाह माँ, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। लगता है आज फिर कुछ खास बनाया है आपने। लाओ ना माँ, जल्दी से मुझे परोस दो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। हाँ, अच्छा ही पकाया है। रोज रोज महारानी को शाही भोजन चाहिए। मैं तो हूं ही नौकरानी। हाँ, एक नौकरानी ही तो हूं मैं। इस घर में आई ही इसलिए हूं कि तुम लोगों की सेवा करूं, एक रसोइया बनकर जो दिन भर खाना पकाती रहे और इस घर के सारे कामकाज संभालती रहे। इस घर में आकर बर्बाद हो गया जो मुझे तुझ जैसी औलाद पालने को मिली। उसकी बातें सुनकर गुड़िया मानो अंदर से टूट सी गई। उसकी आंखों की चमक एक ही पल में कहीं खो गई। वो चुप हो गई, बिल्कुल चुप, और बहुत उदास हो गई। रात को रामप्रसाद घर लौटा। गुड़िया उसके पास बैठी थी। उसके चेहरे पर गहरी उदासी साफ झलक रही थी। अरे गुड़िया बिटिया, क्या हुआ? आज तुम्हारा ये मुंह इतना उतरा हुआ क्यों है? मैं रोज आता था, तुम मुझसे कितना उत्साहित होकर बातें करती थी, और आज तुम इतनी उदास क्यों हो भला? पिताजी, आज अचानक माँ का व्यवहार बदल सा गया। उन्होंने मुझसे गुस्से में बात की। शायद वो मुझसे नाराज है।
किसी बात को लेकर, पर मुझे समझ नहीं आ रहा पिताजी, मैंने क्या गलती की। क्या कहा? शांता ने तुमसे अच्छे से बात नहीं की, तुम पर चिल्लाया और तुमसे क्रूरता से बात की। रुको रुको, मैं अभी बताता हूँ उसे। शांता, अरे ओ शांता, जरा बाहर आना। आवाज सुनकर शांता घबराई हुई कमरे की ओर दौड़ी। शांता, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? हाँ, तुम मेरी बेटी गुड़िया पर चिल्लाती हो, क्रूरता से बात करती हो। मैंने तुमसे विवाह क्यों किया था? हाँ, कि तुम मेरी बेटी गुड़िया का ख्याल रखोगी, उसे माँ की कमी महसूस नहीं होने दोगी। ऊपर से तुम कुछ ही दिनों में सौतेली माँ वाला व्यवहार करने लगी। वो दरअसल मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा था, इसीलिए शायद गुस्से में आकर मैंने तुम पर चिल्ला दिया। मुझे माफ कर दो बिटिया, मेरा वो इरादा बिल्कुल भी नहीं था। देखो, मैंने तुमसे इसीलिए विवाह किया है कि तुम मेरी बेटी गुड़िया का अच्छे से ख्याल रखोगी। अगर आगे से मुझे एक भी शिकायत आई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, वापस तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ाऊंगा। समझी तुम? मेरी बेटी को बिल्कुल भी कष्ट नहीं पहुंचना चाहिए, याद रखना ये बात। रामप्रसाद की बातें सुनकर शांता अंदर से बिल्कुल टूट गई। उसके दिल पर जैसे किसी ने गहरी चोट कर दी हो। दोपहर का वक्त था। रामप्रसाद काम पर गया हुआ था। शांता घर के बाहर चुपचाप बैठी हुई थी। तभी अचानक गुड़िया स्कूल से वापस घर आती है। माँ, देखो, मैं स्कूल से आ गई। आज तो मैं बहुत थक गई हूँ। जल्दी से खाना लगा दो ना, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। आ गई महारानी, इन्हें खाना चाहिए। अगर तुझे खाना चाहिए तो जा जाकर रसोई में पड़े सारे बर्तन साफ कर, तभी तुझे खाने को एक निवाला दूंगी, वरना पड़ी रहे भूखी। सारा काम खत्म करके गुड़िया शांता के पास आती है। माँ, अब तो मैंने बर्तन भी मांज दिए हैं, अब तो मुझे कुछ खाने को दे दो ना। मेरा पेट बहुत दुख रहा है, मुझे बहुत भूख लगी है माँ। हाँ ठीक है, जा कुछ बनाकर लाती हूँ, पर याद रखना, अगर रात को अपने पिताजी से इस बारे में कुछ भी कहा ना, तो कल से तुझे खाने को कुछ भी नहीं दूंगी। तेरे पिताजी तो दिन भर घर से बाहर रहते हैं। जब पेट में आग लगेगी ना, तब देखती हूँ तू किसके पास आती है। शांता के व्यवहार से गुड़िया बहुत डर गई थी। उसकी मासूम आंखों में अब डर साफ झलकने लगा था। शाम को रामप्रसाद थकाहारा घर आता है। गुड़िया भी तख्त पर बैठी हुई थी। रोज की तरह आज गुड़िया का व्यवहार कुछ अलग था। उसे इस तरह देख राम उससे पूछता है, अरे गुड़िया, क्या है? हाँ, तुम रोज रोज इतनी उदास क्यों रहने लगी हो? सच सच बताओ, क्या बात है? क्या फिर से आज तुम्हारी सौतेली माँ ने तुमसे अजब व्यवहार किया? अगर आज फिर उन्होंने ऐसा किया होगा तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। हाँ, तुम मुझे सच सच बताओगी? नहीं पिताजी, ऐसी कोई बात नहीं है। आज माँ ने मुझसे बहुत अच्छे से बात की, गुस्सा भी नहीं किया, और तो और मुझे आज बहुत अच्छा खाना भी दिया। हाँ अच्छा, वैसे शांता दिल की बहुत अच्छी है, इतनी भी बुरी नहीं है। मैंने ही उस पर कल कितना चिल्ला दिया था। कोई बात नहीं, कल मैं बाजार से उसके लिए कुछ अच्छा उपहार लेकर आऊँगा। तुम्हारा इतना ख्याल रखती है, आखिरकार उसे भी तो इस घर में थोड़ा सम्मान मिलना चाहिए, है कि नहीं? अगले ही दिन रामप्रसाद सुबह सुबह घर से काम के लिए निकल पड़ा, पर आज उसके कदमों में वो सुकून नहीं था। रास्ते भर उसका मन किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। वो बार बार यही सोच रहा था कि आखिर शांता के लिए ऐसा क्या उपहार ले जाए जो उसके दिल को सुकून दे सके। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी, चेहरे पर हल्की सी उदासी और आंखों में एक अनकही सी घबराहट झलक रही थी। यहाँ दूसरी ओर शांता आज फिर से बहुत गुस्से में थी।
वो बेवजह अपना गुस्सा गुड़िया पर निकाल रही थी। क्या कहा? तू झाड़ू नहीं लगाएगी? आज फिर से तेरा काम करने का मन नहीं कर रहा? एक दिन तुझसे घर का काम क्या करवा लिया? तेरे हाथों में तो छाले पड़ गए हैं। जरा मेरा भी तो सोच। दिन रात, हाँ, दिन रात तुम बाप बेटी के लिए घर का सारा काम करती हूँ, खाना पकाती हूँ और ऊपर से शिकायतें भी सुनती हूँ। कुछ भी कर लो, तुम लोगों को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अब जब खुद करके आई है तब पता चल रहा है। ऐसा मत करो माँ। अभी मैंने बर्तन भी मांजे हैं और अब फिर झाड़ू। अगर मैं इन सब कामों में लगी रहूंगी तो फिर पढ़ाई कब करूंगी? माना आज छुट्टी है, पर मुझे स्कूल से बहुत सारा काम मिला है। अगर मैंने वो नहीं किया तो कल स्कूल में बहुत डांट खाऊंगी। पिताजी भी मुझे बहुत डांटेंगे। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक तू घर में झाड़ू नहीं लगा देती, तुझे अन्न का एक दाना भी नहीं दूंगी। ये ले, झाड़ू पकड़ और पूरे घर में झाड़ू लगा। इसी तरह एक साधारण सा दिन था। गुड़िया नदी के किनारे अकेली बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर गहरी उदासी थी। उसे अपनी मां की बहुत याद आ रही थी, जो अब इस दुनिया में नहीं थी। अचानक एक दुखियारी बुजुर्ग महिला गुड़िया के पास आकर खड़ी हो जाती है। क्या हुआ बेटिया? तुम बहुत परेशान लग रही हो। देखो, डरो मत, मैं समझ सकती हूँ। पर मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। मुझे अपनी दादी माँ मानकर सब बता दो बिटिया। गुड़िया को उस बूढ़ी महिला से कुछ लगाव सा महसूस हुआ। वो सारी बातें उस महिला को बता देती है। बस इतनी सी बात। तुम चिंता मत करो बिटिया। ये लो, ये एक जादुई घंटी है। जब भी तुम्हें तुम्हारी सौतेली माँ कोई कठिन काम दे तो तुम बस ये घंटी बजा देना। तुम्हारा काम चुटकियों में हो जाएगा। तुम्हारा समय भी बर्बाद नहीं होगा और तुम्हें मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। गुड़िया वो जादुई घंटी लेकर अपने घर आ जाती है। यहाँ दूसरी ओर शांता गुस्से से लाल पीली हो रही थी। आ गई महारानी। कहाँ भटक रही थी? मुझे तो लगा कहीं घरवर छोड़कर ही नहीं चली गई। यहाँ घर का सारा काम मैंने तेरे हवाले छोड़ा था। मजबूरी में मैंने खाना तो पका दिया, पर जब तक तू घर का बाकी काम नहीं कर लेती, तुझे खाना खाने को नहीं दूंगी। लगभग 10 मिनट ही हुए थे। इतने में गुड़िया आकर शांता से कहती है, माँ, सारा काम हो गया। चलो ना, अब जल्दी से कुछ खाने को दे दो। मुझे बहुत भूख लगी है। क्या कहा? इतनी जल्दी? इतनी जल्दी तूने घर का सारा काम कर दिया? वो रसोई घर उसे भी तो साफ करना था। मुझे पता है तू झूठ बोल रही है। रुक रुक, मैं जाकर खुद देखती हूँ। अंदर रसोई घर में जाकर जैसे ही शांता ने नजर दौड़ाई, वो एक पल के लिए ठिठक सी गई। उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं, क्योंकि रसोई घर का सारा काम पहले से ही पूरा हो चुका था। और सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि ये सब काम उस छोटी सी गुड़िया ने कर दिया था। शांता के लिए ये बात मानना आसान नहीं था। उसके चेहरे पर साफ साफ हैरानी झलक रही थी। वो मन ही मन सोचने लगी, आखिर इतनी छोटी सी बच्ची इतनी जल्दी इतना सारा काम कैसे कर सकती है। इसी तरह एक और दिन बीत गया। अगले दिन सुबह रामप्रसाद हमेशा की तरह जल्दी काम पर निकल गया। गुड़िया भी अपना बस्ता लेकर स्कूल के लिए रवाना हो गई। घर में अब सिर्फ शांता अकेली रह गई थी। वो आराम से बैठी हुई अपने फोन पर अपनी माँ से बातें कर रही थी। नहीं माँ, मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ। मैं उस छोटी सी बच्ची पर अब और जुल्म नहीं कर सकती। मैं तो बस चाहती थी कि इस घर में मुझे भी प्यार मिले, सम्मान मिले और मेरा भी कोई हक हो। परंतु ऐसा कभी नहीं हुआ। शायद इसलिए क्योंकि मैं माँ नहीं बन सकती। कुछ घंटे बाद गुड़िया स्कूल से वापस आती है और शांता से कहती है, माँ देखो, मैं स्कूल से आ गई। बताओ, आज क्या काम है? जो भी काम करना है जल्दी से बता दो,
मैं फटाफट कर दूंगी। ये सब सुनकर शांता गहरी सोच में पड़ गई। उसके मन में अब गुड़िया को लेकर एक अजीब सा शक जन्म लेने लगा था। वो अच्छी तरह जानती थी कि गुड़िया हमेशा से ही काम से बचने वाली एक नटखट सी बच्ची रही है, लेकिन आज उसी गुड़िया का इस तरह काम के लिए उत्साहित होना शांता को कहीं ना कहीं खटक रहा था। नहीं, आज कोई काम नहीं है। तुम जाओ, खाना बन गया है, निकाल कर खा लो। शाम का वक्त था और अचानक मौसम ने भी करवट बदल ली थी। आसमान में काले बादल छा गए थे। हवा तेज चलने लगी थी, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। रामप्रसाद अभी तक घर नहीं लौटा था और घर के बाहर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। इसी बीच गुड़िया चुपके चुपके कहीं जा रही थी, लेकिन ये सब शांता की नजरों से छुप नहीं पाया। आखिरकार ये जा कहाँ रही है इस खराब मौसम में? जरूर कोई बात है। आज तो मैं पता लगाकर ही रहूंगी। यहाँ गुड़िया उस बूढ़ी महिला के पास आई हुई थी, तभी पीछे से शांता रामप्रसाद को लेकर वहां आ जाती है। देखो, मैंने तुमसे कहा था ना, राम, तुम्हारी बेटी इसी से मिलने यहाँ आती है। देखो, ये बूढ़ी महिला, ये कोई साधारण औरत नहीं है। ये कोई जादूगरनी है। ये हमारे परिवार को अपने जादू से बर्बाद कर देगी। तभी तो मैं सोचूं कि गुड़िया का व्यवहार इतना बदल क्यों गया है। सब कुछ इस जादूगरनी का किया धरा है। झूठ! तुम झूठ बोल रही हो शांता। सच तो ये है कि तुम इस बच्ची पर बेरहमी करती हो, इससे घर का सारा काम करवाती हो, और ये बात तुम्हारे पति रामप्रसाद को भी नहीं पता है। तुम इस बच्ची पर जुल्म करती हो इसी वजह से। ये बच्ची मुझसे मिलने आती है, अपना दुख मुझे बताती है। गुड़िया बिटिया, तुम बताओ, क्या ये महिला सच कह रही है? अगर ऐसी कोई बात होगी तो मैं आज इस शांता को छोड़ूंगा नहीं। मेरे पीठ पीछे ये तुमसे इस तरह का व्यवहार कर रही थी। देखो गुड़िया, जब तक तुम नहीं सच बताती, मैं इसकी बातों में नहीं आने वाला हूँ, समझी? हाँ पिताजी, ये बिल्कुल ठीक कह रही है। माँ मुझ पर बहुत जुर्म करती थी, मुझसे घर का सारा काम करवाती थी। मैं स्कूल भी जाती थी और फिर घर का सारा काम। ये सब मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। एक दिन मैं नदी किनारे बैठी थी, तब मुझे ये आंटी मिली। इन्होंने मुझे एक जादुई घंटी दी। उसी की मदद से मैं सारा काम चुटकी में कर लेती थी। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी शांता कि तुम एक छोटी सी बच्ची पर इतनी बेरहमी करोगी। मुझे लगा था कि सब कुछ ठीक हो गया, तुम सुधर गई होगी, परंतु तुम बहुत बुरी हो। तुम्हें केवल मैंने गुड़िया की माँ के रूप में चुना था, ना कि अपनी पत्नी के रूप में। हाँ, बस इसीलिए, क्योंकि मुझे इस बच्चे की वजह से इस घर में मेरा हक नहीं मिल पा रहा था। वो सम्मान, वो प्यार, मुझे कुछ भी नहीं मिला। क्या मैं एक नौकरानी थी जो सिर्फ इस बच्चे के लिए तुम्हारे साथ रह रही थी? आखिरकार मैं तुम्हारी पत्नी थी राम। माना ये तुम्हारा दूसरा विवाह था, पर मेरे लिए रिश्ते मायने रखते हैं। तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया। अचानक देखते ही देखते वो बूढ़ी महिला सीता में बदल गई। सीता, तुम यहाँ? ये तुम थी? हाँ, मैं तुम्हारी सीताराम। आज मुझसे मेरी बेटी को इतने कष्ट में नहीं देखा गया, इसलिए मैं यहाँ आई थी तुम्हें सच बताने के लिए। सच कहूँ तो ये शांता भी बहुत कष्ट में थी। तुम्हारी वजह से तुमने उसे एक पत्नी का हक कभी नहीं दिया। उसी से पूछो। मुझे माफ कर दो सीता, मैं बहुत बुरी हूं। अपने हक के लिए मैं एक बच्ची पर जुल्म कर रही थी। शायद मैं माफी के लायक भी नहीं हूं, पर हो सके तो मुझे माफ कर देना।
सीता, तुम वापस जा रही हो? हाँ, मुझे वापस जाना होगा। बस यही उम्मीद लगाकर आई थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और शांता मेरी बेटी का वापस से अच्छे से ख्याल रखेगी, क्योंकि वो कठोर नहीं है। नियति और हालात ने उसे कठोर बना दिया था। वो मेरी बेटी का अच्छे से ख्याल रखेगी।